Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are today having our 23rd lecture. And as you know, that we are here together to study strategic human resource management. और अभी तक हमने various elements of strategic human resource management discuss कर लिए हैं. आज बेसिकली हम देखेंगे मुख्तलिफ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ HRM प्रैक्टिसेस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनको हम रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उनमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो हमें कैसे इफ़ेक्टिवली हमें फ़ायदा उससे हासिल हो सकता है. तो आज मेरी कोशिश ये है कि हम फोकस करें ऑन डिफरेंट केस स्टडीज़. तो हमने 3-4 केस स्टडीज़ जो हैं वो आपके लिए रखी हुई और मुझे उम्मीद है कि आपने वो पढ़ भी ली होंगी. और कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर्मली. और आपको पता है कि जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं और फिर हम आगे चलते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. और हमारा जो बेसिकली लेक्चर है उसमें हमने पहला जो लेक्चर है वो ओके जी. सो लेट्स मूव अहेड. और हमारा टुडे वी हैव 23rd लेक्चर. और 23rd लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस करना है आज द ओवरव्यू ऑफ 22nd लेक्चर और केस स्टडीज़ हैं और HRM स्किल्स हैं. अब बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में कुछ केस स्टडीज़ भी देखी और हमने जो मेजर चीज़ उसमें देखी दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज़. और उसमें जो हमने जो मेजर एलिमेंट डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में दैट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिशनर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उस रोल में हमने HR डायरेक्टर्स को भी डिस्कस किया. उस रोल में हमने HR जो हेड्स हैं, फंक्शनल हेड्स हैं, उनको डिस्कस किया. फिर हमने कंसल्टेंट्स एंड असिस्टेंट्स को भी डिस्कस किया. हमने बिजनेस पार्टनर्स को भी डिस्कस किया. वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो HR का जो फंक्शन है वो लीड बेसिकली अगर सही तरीके से नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर ठीक तरीके से पोजीशन नहीं होगा, सो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, उसकी एक्सेप्टेंस एट द टॉप मैनेजमेंट नहीं होगी. और हमारा जो डायलेमा है वो यही है आज तक कि जो HR फंक्शन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसकी पोजिशनिंग एट द स्ट्रेटेजिक टेबल वो अभी तक उतनी इफेक्टिव नहीं हुई. उसका रीज़न ही ये है कि जो HR फंक्शन को हमने इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, HR प्रोफेशनल्स को हमने इतना रोल ही प्ले करने के लिए नहीं दिया कि वो दे टेंड टू बेसिकली सिट इन दी एट द स्ट्रेटेजिक टेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इसमें हमने ये देखा कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में द मोस्ट इफेक्टिव रोल is being played by the HR professionals working in the organization. और अगर वो HR professionals जो हैं वो properly position करेंगे अपनी HR strategies को और आपकी एक basically in sync होंगे with the line managers, बड़ा important है, तो तभी आपका effective human resource system develop होगा. और जब इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, योर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज, और उससे आप जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो आपके कॉर्पोरेट गोल्स हैं, वो आप अचीव कर सकेंगे इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर एंड विद द मिनिमम कॉस्ट एंड विद द मिनिमम एफर्ट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये आप लोग इसको अपने जहन में बिठा लें. और प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में, जो लोग HR फंक्शंस में काम करेंगे, दे हैव टू बी लीडर्स इन देयर प्रोफेशन.
एक चीज याद रखिएगा, बिकॉज HR जो फंक्शन है वो, बिलीव यू मी, वो कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है. इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द मार्केटिंग फंक्शन और द फाइनेंस फंक्शन और द प्रोडक्शन फंक्शन और द ऑपरेशन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. HR function is as important as the other functions are. So please remember one thing, that HR is the function which look after the entire HR of the organization, which is responsible for the entire HR of the organization. People management उनका काम है, organization में goodwill create करना उनका काम है, but they need the support of the line managers कि वो जो HR policies हैं उनको implement करें. ठीक है, तो ये बड़ा important है. HR plays a vital role, so line managers has to have basically give the strength to the HR basically managers, and HR managers go hand in glove with the line managers to implement the HR strategies and HR policies into day-to-day life. And ultimately किसका फायदा होगा? Ultimately it will the organization will get benefit, and if organization will get benefit, तो everybody will get benefit. So ये basically हमारा review था लास्ट लेक्चर का, जिसमें हमने HR प्रोफेशनल्स की बेसिकली इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया, और फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि HR डायरेक्टर्स का क्या रोल है, उनको क्या चीज़ें उनको कंसिडर करनी है, हेड्स एंड फंक्शनल हेड्स को क्या करना है, उनका क्या रोल है, बिजनेस पार्टनर्स का क्या फंक्शन है, क्या रोल है. ये हमने बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. नाउ मूविंग हेड टुवर्ड्स द केस स्टडीज. हमारे पास आज की जो पहली केस स्टडी है वो केस स्टडी है मैनेजिंग द टर्नओवर ऑफ की एम्प्लॉइज विद नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स. ये HRM प्रैक्टिस में. अब ये बड़े इंटरेस्टिंग है, कि बड़ी इंटरेस्टिंग बेसिकली केस स्टडी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ ली होगी. देखें, ऑर्गेनाइजेशन में जो हम ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी की बात करते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करते हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है. और हम ये देखें ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द एम्प्लॉय. ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आपसे पूछा है कि आप कमिटमेंट, लॉयल्टी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम एन एम्प्लॉय, कि आपका एम्प्लॉय जो है वो कमिटेड होगा, लॉयल होगा, बेसिकली एफिशिएंट होगा और प्रोडक्टिव होगा. ये चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एम्प्लॉय की, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है. और वही एम्प्लॉय जो प्रोडक्टिव होते हैं, जो कमिटेड होते हैं, जो एंगेज होते हैं, जो ट्रस्टवर्दी होते हैं, जो प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट होते हैं, उन्हीं की वैल्यू बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होती है. सो इसमें बहुत सारे जो एक ऐसे एलिमेंट है कि बहुत कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स ले लेती हैं, और फिर उनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये किया जाता है. और फिर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें, देखिए ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है कि उनके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है. अब वो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? वो आप एक कोई मशीन लगा सकते हैं, कोई आइडिया आपके पास नहीं आ सकता है, कॉपीराइट करा सकते हैं, कोई ह्यूमन रिसोर्स आपके पास ऐसा आ जाता है कि जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपको, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है. उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको इस बेसिकली केस स्टडी में हम आज डिस्कस करेंगे. सो the topic is managing turnover of key employees with non-compete agreement. अब basically situation को हम discuss करते हैं. Companies in high technology and creative industries such as publishing and advertising often worry about the turnover of high potential employees. High potential employees sometimes called key employees. तो बेसिकली जो हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह पब्लिशिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ऑफन बेसिकली दे वरी अबाउट देयर हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज़. और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ को बहुत बेसिकली यूजुअली की एम्प्लॉइज़ भी कहा जाता है. दे आर द पीपल बेसिकली हु हैव रेयर एंड स्पेशल टैलेंट्स. और ये वो लोग हैं जिनके पास रेयर और स्पेशल टैलेंट है, हु प्रोवाइड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दैट कैन डायरेक्टली इफेक्ट द फर्म्स परफॉर्मेंस. और वो एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करते हैं जो कि फर्म को डायरेक्ट
बेसिकली उसका एक एडवांटेज हासिल हो सकता है. Some well-known examples of high potential people are film director Steven Spielberg, whose films are more profitable than those of other directors. तो स्टीफन स्पीलबर्ग आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, और उनकी जो मूवीज़ हैं वो ब्लॉकबस्टर हैं और वेरी वेरी टैलेंटेड एंड क्रिएटिव और बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं इनफैक्ट हॉलीवुड के. सो उसके बाद हम देखते हैं कि एंड बेसबॉल स्टार मार्क मैग्रे ऑफ द सेंट लुइस कार्डिनल्स and Sammy Sosa of the Chicago Cubs, both of whom set records of home runs in baseball. तो बेसबॉल के ये दो बहुत बड़े नाम हैं जो कि रेयर स्केल्स एंड इन्होंने बहुत अचीवमेंट्स की हैं बेसबॉल के अंदर. बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव ओनली फ्यू हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज. Retaining these employees has important strategic implication for the business. तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके अंदर बड़े कम ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो रेयर टैलेंट के साथ होते हैं या जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और उनको रिटेन करना, उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होती हैं बिजनेस के ऊपर. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव द मोस्ट फेमस क्रिकेट स्टार एम्प्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से मार्केटिंग बेस कंपनी है और वो प्रोडक्ट्स की सेल करती है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स लेट्स से फॉर एग्जांपल यू मैन्युफैक्चर कार्स, और कार्स जो हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर जो है वो उसको अपना बेसिकली सेल्स मैनेजर या सेल्स डायरेक्टर रख लेते हैं. अब उसने जो कार्स की जो पोजीशनिंग है, इट्स अ वेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी हाईली टेक्निकल इंडस्ट्री, और इसके अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, वो बड़े साइंटिफिकली चीज़ों को मार्केट करते हैं. लेकिन इफ़ यू हैव द हाईली स्किल्ड पर्सन जो कि फेमस भी है, उसकी एक्सेस भी है, और लोग जो हैं उसके साथ एसोसिएट भी होना चाहें, तो उसको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं होता. सो नॉलेज भी है, एडवांटेज भी है, कॉम्पिटेंसी भी है. तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे एम्प्लॉयज़ यूजुअली जो कंपटीशन में जो कंपनीज हैं वो यूजुअली उनको बेसिकली ज़्यादा इंसेंटिव दे के अपने पास ले लेती हैं, ताकि वो कहते हैं कि जी वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज दूसरी कंपनी के पास है वो हमारे पास आ जाए. इसको बेसिकली अवॉइड करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं. तो हम देखते हैं कि इस केस स्टडी में क्या डिस्कस किया गया. To protect themselves against the loss of high potential employees and the intellectual property, such as trade secrets that they may take with them, some companies are requiring all employees to sign non-compete agreement. So basically एक बड़ा important है कि organizations to protect themselves from high potential employees loss, और जो intellectual property है, जो business secrets हैं, ताकि वो दूसरी कंपनी के पास ना चले जाएं. तो there are some companies those who basically get the all employees signed a non-compete agreement, और ये ऐसे ये वो agreement है जो कि आप साइन करते हैं कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वजह से, तो आप इतने अरसे तक उस कंपटीटर के साथ काम नहीं कर सकते. तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि नॉन कम्पीट जो बेसिकली एग्रीमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं, स्पेशली जो इस इंडस्ट्री में है और जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, बिकॉज उनकी अपनी प्राइस होती है, दे आर हाईली पेड एज वेल. सो उसमें उनका अपना एक इंसेंटिव होता है. जैसे आप देखते हैं कि जो बड़े एंकर्स हैं टेलीविजन में, वो एक चैनल पे काम करते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि जी अगर कोई दूसरा चैनल उनको ज़्यादा पैसे ऑफर कर देता है, या ज़्यादा इंसेंटिव पैसे ऑफर कर देता है, या बड़ी पोजीशन ऑफर कर देता है, तो वो वहाँ मूव कर देते हैं. वहाँ से फिर अगर उनको कोई और दूसरा चैनल ऑफर करता है, वो वापस उधर चले जाते हैं. तो ये इट्स आपने देखा होगा इर्द गिर्द की लाइफ में कि ये दुनिया भर में टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐसा होता है.
दुनिया भर में न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो अच्छे कॉलमिस्ट हैं, राइटर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो एक अखबार से दूसरी अखबार, तीसरी अखबार, और इसी तरह वो जो इंसेंटिव्स उनको मिलते हैं वो उस हिसाब से वो मूव करते हैं। तो इन चीज़ों को बेसिकली रोकने के लिए नॉन कम्पीट जो एग्रीमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं इस केस स्टडी में बेसिकली और वो व्हाट दे से इसमें एग्जांपल उसने दी है। फॉर एग्जांपल, कैरियर ट्रैक इन कोलोराडो कंपनी दैट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग seminars on business related topics took a former star trainer and workshop developer to court to enforce a non-compete agreement after this high potential employee quit to work for competitor in California। तो वहाँ पे कैरियर ट्रैक कोलोराडो में जो कंपनी है उन्होंने बेसिकली अपने एक जो फॉर्मर ट्रेनर था उसको वो कोर्ट में ले गए क्योंकि उसने कंपनी छोड़ के दूसरी कंपटीटर कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। द कंपनी वांटेड टू अवॉइड लूजिंग बिजनेस टू द कंपटीटर। इट ऑल्सो wanted to let other high potential employees know that the company is prepared to defend its rights। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें, दो लेसन्स इसमें, जो दो मैसेजेस थे जो कंपनी देना चाह रही है। एक तो वो कि बेसिकली दे डोंट वांट टू लूज बिजनेस बेसिकली टू द कंपटीटर, और दूसरा ये कि वो अपने दूसरे हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कंपनी जो है it can basically defend its rights if some decides to challenge the non-compete agreement। तो ये बेसिकली इसका एक सिनेरियो था कि आपने ये देखा कि जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिटेन करने के लिए नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स किए जाते हैं बिकॉज दे आर इन वेरी वल्नरेबल पोजीशन। उनको अगर कोई कंपेटिटर जो है वो अच्छी ऑफर कर दे, दे कैन मूव इनटू दैट, और उससे आपको नुकसान जो है, आपकी बिजनेस को नुकसान होता है, आपके क्लाइंट्स बेसिकली को नुकसान, आपको यू कैन लूज योर क्लाइंट्स एंड देन यू मे ऑल्सो लूज योर बिजनेस सीक्रेट्स, और फिर आप वो जो एडवांटेज जो आपके पास आया होता है वो आपका कंपेटिटर ले जाता है। तो उसके लिए फिर द कंपनीज यूज नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। और अगर इन नॉन कम्पीट एग्रीमेंट की वायलेशन होती है, तो इस एग्जांपल मैंने देखी है कि कैरियर ट्रैक कंपनी जो है वो उसने अपने एक फॉर्मर ट्रेनर को दे टुक हिम टू कोर्ट। उसमें मैसेज यही देना था उन्होंने कि एक तो उनका बिजनेस जो क्लाइंट्स हैं वो लूज ना हो, और दूसरी बात यह है कि दे शुड गिव मैसेज टू अदर हाई पोटेंशियल जो आपके कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कि भाई कंपनी कैन डिफेंड इट्स राइट्स वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, ये हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क्ड और फिर मैं ट्राई टू आंसर देम, और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक एलिमेंट क्या है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। सो डू यू थिंक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स आर एथिकल? Should a company require all employees to sign them or only high potential employees? What problems could arise from the use of non-compete agreements? अब जो क्वेश्चन बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स आर एथिकल? अब वो कहता है कि जी ये नॉन कम्पीट एग्रीमेंट एथिकल है कि नहीं है। देखें, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बिल के साथ आए, आपने एग्रीमेंट साइन किया, एंड नाउ यू आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन विद योर ओन स्वीट विल एंड ट्राइंग टू गिव बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। अब लेट्स से कोई कंपेटिटर आपके पास आता है और वो आपको आके कहता है कि जी यू मूव ऑन, वी विल गिव यू दीज पर्क्स एंड प्रिविलेज एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड आप मूव कर जाते हैं। सो कंपनी जब आपको लेके आ रही होती है वो आप पे इन्वेस्ट भी कर रही होती है। सो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वो एक नॉन कम्पीट जो एग्रीमेंट है वो करते हैं, और वो उसी इंडस्ट्री में करते हैं जहाँ पे उनको पता है कि जनरल प्रैक्टिस है कि लोग नौकरी छोड़ जाते हैं और वो उनके बिजनेस को पोटेंशियल लॉस होता है। ये बड़ी गवर्नमेंट में बेसिकली पाकिस्तान में गवर्नमेंट में ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने आपको अप्लाई किया पब्लिक सेक्टर में और आप प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट
साल या 2 साल फिर आप वापस उस बिज़नेस पे नहीं जा सकते जिस स्पेशली जो रेगुलेटर्स हैं कि जिन बेसिकली बिजनेसेस को उन्होंने रेगुलेट किया हुआ है। तो ये एक बाइंडिंग है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि वो जो लोग जिन्होंने जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली रेगुलेटर्स को हेड करते हैं वो देन दे कांट वर्क इन दी प्राइवेट सेक्टर in the sectors where they have already been acted as the regulators. So non-compete may, yes, to some extent from the organization point of view it is ethical, और उस point of view से हम ये देखते हैं कि अगर organization invest कर रही है और high potential candidate है, so then it is ethical to have the non-compete agreement. फिर शुड कंपनी रिक्वायर ऑल एम्प्लॉयज टू साइन देम और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज। अब ये बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यूजुअली ये उन्हीं जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं वही साइन करते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ जनरल ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो जिनके टर्नओवर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आई थिंक दे डोंट लेट देयर इज नो नीड टू साइन द नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। और ये हाई पोटेंशियल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही साइन करते हैं, जो सेंसिटिव पोजीशन पे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं और जिनके बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में आने से और जाने से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट या लॉस हो सकता है, वही इन एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। देन द थर्ड इज व्हाट प्रॉब्लम कुड अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स। अब बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यूज़ करने में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स में ये है कि आपका अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है और आपने वो एग्रीमेंट यूज़ किया तो फिर आप एक इल विल क्रिएट हो गई, वो आपके पास अगर वापस आना चाहे तो वो एक इल विल क्रिएट हो जाती है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट हो सकती है बेसिकली। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर लेती है एक इंडस्ट्री में कि अगर मेरा एम्प्लॉय जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय है वो काम मेरे पास कर रहा है तो आप इसको हायर नहीं करेंगे। तो ये एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग होती है विद इन दी सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। सो लेकिन बेसिकली यूजुअली जो कंपटीशन में कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जो इंडस्ट्री काम कर रही होती है उसमें आपका बड़ा ज़रूरी है कि जो आपके हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ये एग्रीमेंट हो और उसकी कंप्लायंस भी हो। और अगर इसको यूज़ किया जाता है तो उसका जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक यही प्रॉब्लम नज़र आती है कि आपका एक एथिकल एक जो एक इल विल है बिटवीन एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन वो क्रिएट हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे विल बेसिकली एम्प्लॉय वायलेट करता है उसको तो आप उसको को केस कर देते हैं। और अगर वायलेट नहीं करता वो ऑर्गेनाइजेशन में ही है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उसकी जो डिमांड्स हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं कर रही तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और वो फिर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्लैकमेल भी हो सकता है, वो अपनी बेसिकली उसकी वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको मिस यूज़ भी किया जा सकता है ऑन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने विद टाइम उस जो आपका जो आपका हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय है उसको उसकी जो सर्विसेज है उसको प्रॉपरली कंपनसेट नहीं कर रहे तो वहाँ पे भी फिर एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर अदर HRM practices that could be substituted for non-compete agreements that would be likely to improve the retention of high potential employees? Which ones would you recommend? अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग। Are there other HRM practices that could be substituted for non-compete agreements that would be likely to improve the retention of high potential employees? Which one would you recommend? अब देखें एक बड़ा important चीज़ है, अब जो non-compete जो agreements है उसका substitute बड़ा simple है कि आप जो आपके rewards हैं जो आपकी compensation है वो should be best और कोई भी आपका कंपटीटर उसको मीट ना कर सके। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, आप जो हाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कंपनी में शेयर दे दें।
आप कंपनी का पार्टनर बना लें, आप उनको नॉट द होल कंपनी बट उनको एक वो फीलिंग दें कि दे आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे व्हाट यू डू इज कि आप उनको कुछ शेयर ऑफर्स कर दें, उनको पोजीशन ऐसी ऑफर करते हैं, उनको बेसिकली मोटिवेट करने के लिए उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इतने कर दें डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ दोज एम्प्लॉइज की आपको पता है कि अगर ये आपने लूज कर दिया तो आपको इसका इतना नुकसान होगा, तो उसको फिर आपने किस तरह कम्पनसेट करना है। तो दीज आर द एलिमेंट्स यू नीड टू मोटिवेट दैम, यू नीड टू वन गिव देम द स्टेटस, गिव देम द पोजिशन, गिव देम द adequate best benefits which competition cannot basically afford. Second is offer them the shares of the company. उनको आप अपनी कंपनी के में इन्वॉल्व कर लें, इंगेज कर लें, तो ये वो मैयर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप यू नीड टू रिटेन द एम्प्लॉइज। और मेरा ये ख्याल है कि आप द बेस्ट वे टू रिटेन द एम्प्लॉइज इज कि आप उनको एक रिस्पेक्ट दें, एक पोजीशन दें, दूसरा फिर आप उनको एज ए शेयर होल्डर इनकरेज करें कि दे शुड बिकम सम ऑफ द अदर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हो जाते हैं। दे इवन डोंट थिंक ऑफ मूविंग अंटिल एंड अनलेस द अदर कंपनी कम्स एंड ऑफर देम द मोर शेयर्स ऑफ द कंपनी। इट डिपेंड्स, और ये बड़ा रेयर होता है कि बहुत बड़े बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर उनके लिए तो कोई कंपटीशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करने को तैयार होती है। तो ये एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिजनेस की जो स्ट्रेटेजिक जो व्हेन यू लूज द हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज, तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आपके वो बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन होती हैं आपके बिजनेस के ऊपर। तो इनको रिटेन करने के लिए, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने के लिए, उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव इन प्लेस दी स्ट्रेटेजिक HR पॉलिसीज़। और फिर उनको आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, आप देखें कि जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई क्या है, किस सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनको इंगेज करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वो दे विल बी बेसिकली ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, थिंकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट, remain in the process instead of thinking about moving in the other organization. तो loyalty create करने के लिए आपको basically strategic human resource practices को strategies को implement करना पड़ता है in order to retain the such employees. So ये बड़ा important element है जिसको आपने देखना है. So moving ahead to our next case study. जी students, तो इस case study के बाद हमारे पास अब जो next basically केस है वो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल है. तो ये हमारे पास है बेसिकली HRM स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अपनी HRM स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. सो लेट्स नाउ डिस्कस के परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रखते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल भरते कैसे हैं, कमेंट्स क्या हमने देने हैं, उसमें क्या क्या कंसिडरेशन हमने रखनी है. तो आज हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट प्रैक्टिसेस. लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं. द न्यू पैराडाइम की हेडिंग में वी हैव सीन दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज फाइनली कॉट अप विद 21st सेंचुरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सो 21st सेंचुरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लेज अ वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और बेसिकली पुराने जो मॉडल थे उसके अंदर बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अप्रेज होती थी और उसके अंदर वन वे कमेंट होते थे, एडवर्सियल कमेंट होते थे और वो ओरिएंटेड थी टुवर्ड्स योर पास्ट. एंड देन वो बेसिकली उसके अंदर दे हैव नॉट बेसिकली हैड अ क्वेश्चन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. सो वो सिंपली गेज करते थे व्हाट हैज बीन डन एंड देन रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट करनी है, फायर करना है, वट एवर द प्रोसेस इज, वट एवर द कंपनी पॉलिसी इज, बेसिकली दे adopt that. But in today's world, in today's technological world, in today's fast moving world, there is a new paradigm and performance appraisal has become more scientific and more
tactful in a form that they instead, in fact, with the basically evaluating the performance, they also basically give the guideline to improve the personality, to improve the work of the person. So performance appraisal basically इसके अंदर we've seen that the best practices जो हैं वो क्या क्या हैं, और हम इसको देखते हैं कि इस नए मॉडल में performance appraisal कैसे की जाती है. So performance appraisal basically involves one ongoing process of planning, goal setting, feedback and performance review. As we know that performance appraisal में एक ongoing process है of planning, goal setting, feedback and performance review is an ongoing series of discussions between supervisor and employee rather than an annual event. तो इसमें basically ये एक ongoing process होता है basically of discussion between supervisor and employee, instead of कि साल में आखिर में आप एक कर लें और बस उसको आप close करें. Focuses on future more than the past. तो ये focus करता है future पे more than the past. Focus on improving employee performance and career development rather than employee mistakes. So ये basically this is the vital factor. ये बड़ा important factor है कि ये focus करते हैं on improving employees performance और career development rather than mistakes. तो गलतियों पे इतना focus नहीं होता, employee की performance पे और career development पे इसमें ज़्यादा focus करते हैं. Is used as a tool to build trust, open communication and better supervisor-employee relationship at all levels in the organization. तो ये बड़ा important है कि जो performance appraisal है इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप use करते हैं, this is being used as a tool to build the trust, mutual trust. ठीक है, mutual trust build करता है ये, open communication होती है और फिर better relationship होता है between supervisor and the employee, और ये across the all levels of the ऑर्गेनाइजेशन. तो हर लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होते हैं और एक ट्रस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है, बेटर रिलेशनशिप डेवलप होता है और इसके अंदर आप बेसिकली ओपन कम्युनिकेशन होती है. अब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम देखते हैं कि क्या है, डिफरेंट जो सिनेरियोज में ये यूज़ की गई हैं. कंपनीज विद वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स जनरली एंगेज इन द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. वो क्या है? मेक परफॉर्मेंस अप्रेजल पार्ट ऑफ द कल्चर. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को पार्ट ऑफ द कल्चर बना देते हैं. So ये बड़ा important है. Walk the talk. The CEO must model the right performance appraisal behavior with his or her direct reports. तो ये basically बड़ा important है कि जो CEO है वो he has to act as a model as far as the performance appraisal is concerned. तो ये एक बड़ी important चीज़ है और CEO has to set the example. लिंक परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो लिंक होनी चाहिए या होती है टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. देन इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. और फिर ऑफ कोर्स वन नीड टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. डिजाइन द सिस्टम फॉर द यूनिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको यू नीड टू डिजाइन द सिस्टम्स फॉर द यूनिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यूज परफॉर्मेंस अप्रेजल टू बिल्ड रिलेशनशिप between supervisors and employee. और performance appraisal system को you need to use to build a relationship between supervisors and employees. Use flexible and customized appraisal forms. और ये बड़ा ज़रूरी है कि customized और flexible appraisal forms होने चाहिए. Separate the compensation conversation from the performance review. ये बड़ा एक important element है. Usually हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है वो बेसिकली कंपनसेशन कंजर्वेशन, उसमें मतलब कंपनसेशन का एलिमेंट उसमें ज़रूर डिस्कस होता है, लेकिन यूजुअली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो कंपनसेशन एलिमेंट है वो परफॉर्मेंस रिव्यू से बेसिकली सेपरेट होना चाहिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो इम्प्लीमेंटिंग अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. बेसिकली इसके 4 स्टेप्स हैं. सबसे पहले द प्लानिंग सेशन. Supervisors and employees mutually agree on the job responsibilities and goals and the measurement criteria. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डिस्कस किया था डिटेल में कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दे हैव टू एग्री ऑन द परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन क्राइटेरिया ए,
फिर आपके टारगेट्स के बारे में वो एग्री करे, बिकॉज अगर उसको बेसिकली रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए और वो टारगेट पे एग्री करना चाहिए। अगर वो टारगेट पे एग्री नहीं कर रहे, अनरियलिस्टिक आपके जो वो हैं टारगेट्स हैं, तो अल्टीमेटली एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो supervisor and employee mutually agree on the job responsibilities A and the goals and the measurement criteria. तो ये बड़ा ज़रूरी है। Regular performance reviews or regular performance reviews are very essential because it gives you it always act as a check that okay, where you are, if there's something is going wrong, you need to have a check on it and improve your performance. Supervisor and employees meet every 1 or 2 months to track progress against their goals. So ये बड़ा important है, इससे आप you keep on the track and head towards the right direction. Ongoing coaching for improvement, ये भी बड़ा important है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ongoing coaching करते हैं, आप mentoring करते हैं, ताकि आप बड़े efficiently, effectively अपने goals को attain कर सकें, achieve कर सकें और एक environment भी harmonious और congenial environment रहे. So, supervisor and employees identify areas for improvement and supervisors provide additional coaching and resources. Fourth is a formal year-end performance review. Last है कि आप एक formal year-end review करते हैं और supervisor and employee agree on performance versus expectations and plan for the next year. और यहाँ पे जब आप employee और supervisor बैठता है तो वो agree करता है performance के ऊपर versus performance क्या हुई और what was the expectation, और फिर वो प्लान करता है अगले साल के लिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आपने देखना है। आपने बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उसके बाद यू नीड टू आल्सो बेसिकली लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन। अब जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन हो रहा होता है एम्प्लॉई और सुपरवाइजर के दरमियान, तो उसके लिए यू नीड टू प्रिपेयर, तो बोथ हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। और उसके लिए क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, उसमें 5 स्टेप्स हैं, वो आप देखिए। रिव्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर टू रिव्यू परफॉर्मेंस ओवर दैट प्रीवियस पीरियड, डिस्कस एनी लेफ्ट ओवर्स इशूज एंड प्लान द फ्यूचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिव्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेशन। Dual preparation, both supervisor and employee should prepare a rough draft evaluation as well as list of any questions or issues to be discussed. ये भी बड़ा important है कि both supervisor and employee should basically be prepared, fully prepared about the evaluation questions, whatever be asked, so they should be prepared. Plan your approach, identify what you want to learn from and convey to the employee. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी अप्रोच को प्लान करना है और उसमें आपने देखना है कि व्हाट बेसिकली यू लर्न फ्रॉम दिस एंड इंटरेक्शन एंड कन्वे टू योर एम्प्लॉय। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, और उसमें आप फिर एक लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप ड्रॉ कर लें और वो इट विल कीप एम्प्लॉय बेसिकली टॉकिंग ड्यूरिंग द सेशन। तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप असेस कर लेते हैं। Check your attitude. The attitude is very important. Very important. Your attitude has to. The attitude matters. So, इसके अंदर are you doing a review because you feel obliged or because you view it as a part of the performance management system? तो इसमें आपने देखना है कि आपका जो attitude है वो क्या है, कि आप ये समझते हैं कि part of the routine job है, performance management system आपने करना है, या you feel obliged, और your attitude matters. तो उसमें आपने you have to check your attitude. Select the right time and the place. So this is also very important that plan at least 1 hour of uninterrupted time, preferably outside your office with no distractions or interpretations. Basically organizations में जब performance appraisals हो रहे होते हैं तो वो they are not disturbed of employees and जो employers हैं, जो supervisors हैं, they know वो अब they take their time और फिर उनके लिए special sessions होते हैं। तो यहाँ पे तो उसने recommend किया है कि you just go out of the office, वहाँ पे आप टाइम लें जहाँ पे आप distractions ना हो सकें, डिस्टर्ब ना हो सकें, बिकॉज ये बड़ा concentration वाला काम है, because you are basically not only reviewing the past performance, you are evaluating a person and then you are setting a roadmap for the future. ये बड़ा important है, तो उसके unnecessary interruptions नहीं होनी चाहिए. It depends, you are in the organization or you are outside the organization, you need to plan for the session. ये बड़ा important है.
क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड अप्रेजल फॉर्म्स, अच्छा उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमाइज्ड, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ऑपरेशंस डिफरेंट है होते हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। तो इसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा गया है कि बेस्ट प्रैक्टिस में यू नीड टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड अप्रेजल फॉर्म्स, और इसमें बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन को अवॉइड करें आप, और इसमें यू नीड टू कस्टमाइज द फॉर्म्स दैट फिट्स इन द यूनिक नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, properly document job-based understandings that develop between supervisor and the employee, provide easy to reference information to properly guide the future developments of the employee, is highly flexible, और फिर लास्ट फोकस मोर ऑन फ्यूचर देन पास्ट। तो ये बेसिकली कस्टमाइज्ड फॉर्म्स आपने डेवलप करने हैं, और जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि they are according to the needs of the employee, they are according to the environment of your organization, they are according to the basically according to the process of the appraisal processes of your organization. तो customized forms will help you in basically filling out the gaps जो कि बीच में organization performance appraisal में नजर आते हैं. So let's start our case study. इसमें performance appraisal के बारे में, और basically this is about Unique Foods Limited, is a reputed finance company having 10 branches in different parts of the country. Its staff include 290 operative employees and 70 executives. 290 employees थे और 70 executives हैं. The company has a performance rating plan under which the staff members are rated at the end of each financial year by the 2-member committee by means of graphic scale. तो यहाँ पे उनकी जो 2-member कमेटी है, जो एग्जेक्टिव्स हैं, वो evaluate करते हैं at the end of the year through the means of graphic scale. The qualities considered are, जो quality consider करते हैं इसके अंदर वो है responsibilities, initiatives, dependability, leadership potential, cooperative attitude and community service. So अब यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस की हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनिशिएटिव है, डिपेंडेंसी है, लीडरशिप है, लीडरशिप पोटेंशियल है, और कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, और कम्युनिटी सर्विस. कम्युनिटी सर्विस, आप कहेंगे जी कम्युनिटी सर्विस का क्या काम है परफॉर्मेंस अप्रेजल से? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिटी सर्विस भी, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कम्युनिटी सर्विस को हाईली रेट करती हैं. सो इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल में कम्युनिटी सर्विस भी इंक्लूडेड इन्होंने की हुई है. आफ्टर द परफॉर्मेंस इज evaluated, the ratings are discussed with the concerned employees by their immediate boss and are used to counsel them and arrange further training for them. तो जब बेसिकली ये होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाता है, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो उनका कंसर्न जो बॉस है एम्प्लॉइज़ के साथ वो डिस्कस करता है, और उसके बेसिस के ऊपर फर्दर ट्रेनिंग्स अरेंज की जाती हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. सो द रेटिंग्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रांटिंग और withholding the increments and promoting or meritorious staff. So क्या होता है कि जो रेटिंग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं आपको इंक्रीमेंट देना या इंक्रीमेंट विथहोल्ड करना, या प्रमोशन के ऊपर भी आपको ये ग्रेडिंग अफेक्ट करती है. So recently, एग्जाम्पल दे रहा है कि recently 2 employees worked at the head office have been denied annual increment, और इनको बेसिकली 2 employees थे, उनको इन्होंने डिनाई कर दिया annual increment due to comparatively low rating. और इंक्रीमेंट क्यों डिनाई किया गया? comparatively low rating थी. They have made a representation to the chief executive of the company, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की और एक्सप्रेस किया अपना डिससेटिस्फेक्शन और टुवर्ड्स द अप्रेजल सिस्टम, और इंसिस्ट किया कि जी द कम्युनिटी सर्विस इज नॉट अ डिमांड, इज नॉट पार्ट ऑफ देयर जॉब. तो आप वो कहते हैं कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उन्होंने बताया जी कि हमारी जो लो रेटिंग है वो एक तो सिस्टम आपका ठीक नहीं है, बिकॉज आपने कम्युनिटी सर्विस डाली हुई है बीच में, और कम्युनिटी सर्विस जो है वो हमारी जॉब का हिस्सा नहीं है, एंड इट शुड नॉट इन्फ्लुएंस द रेटिंग. और वो कहते हैं कि जी हमारी जॉब का हिस्सा ही नहीं है और हमारी जो रेटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए इससे. एम्प्लॉई सीम्स टू ऑर्गेनाइज अ यूनियन एंड डिमांड दैट एनुअल इंक्रीमेंट शुड बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली.
सो अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने बेसिकली देव ट्राई टू ऑर्गेनाइज द यूनियन, जिसमें उन्होंने वो डिमांड देव ट्राई टू पुट अप अ डिमांड के जी एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाने चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव फील्स दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ डेंजरस सोर्स। अब यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो ये समझता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो डेंजरस सोर्स है ऑफ फ्रिक्शन एंड सो इट शुड बी डिसकंटिन्यूड ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ही फेल्ट दैट द परफॉर्मेंस अप्रेजल बड़ा डेंजरस चीज़ है और ये फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है बिटवीन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ और इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को कितना अफेक्टिव बनाना है, स्ट्रेटेजिकली कितना बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दी human resource policies and practices, because अगर आप performance appraisal fair unjust fair कर रहे हैं, कोई biases नहीं है, आप talent को promote कर रहे हैं, आपकी intention is to improve and encourage the talent, तो आप उससे क्या होगा, मोटिवेशन डेवलप होगी। जब मोटिवेशन डेवलप होगी ट्रस्ट डेवलप होगा, जब ट्रस्ट डेवलप होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये बेसिक एलिमेंट है। यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो देयर 290 वर्कर्स दोज़ हु वर्किंग, 70 इसके एग्जीक्यूटिव्स हैं और बेसिकली इनकी एनुअल एवेल्यूएशन होती है और इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ जो कम्युनिटी सर्विस ऐड किया है वो बेसिकली पार्ट ऑफ द जॉब। अब यहाँ पे जो इशू हम देखते हैं वो अभी हम क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे तो हम आगे भी देखेंगे। इसमें बेसिकली जो रेटिंग हुई 2 एम्प्लॉयज़ की उनको उन्होंने अंडर रेट किया और इंक्रीमेंट रोक लिया और इंक्रीमेंट रोकने से उनको बेसिकली दे बेसिकली हैड द रिप्रेजेंटेशन ऑन टुवर्ड्स द चीफ एग्जीक्यूटिव और उन्होंने कहा कि जी ये कम्युनिटी सर्विस क्योंकि हमारी जॉब का हिस्सा नहीं है तो ये हमारी रेटिंग जो है वो गलत हुई है, सो हमें इंक्रीमेंट दिया जाए। और उन्होंने फिर यूनियन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उन्होंने बेसिकली दे ट्राई टू फॉर्म द यूनियन जो कि बेसिकली और यूनियन की जो डिमांड है वो ये थी कि जो इंक्रीमेंट है वो तो ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए। इसका जो रिजल्ट हुआ वो चीफ एग्जीक्यूटिव बेसिकली फेल्ट दैट ये परफॉर्मेंस अप्रेजल बड़ी डेंजरस चीज़ है और ये फिक्शन क्रिएट करती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के दौरान और इसको ख़त्म कर दिया जाए। सो लेट्स से अब ये इसके क्वेश्चंस क्या है, आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर, फिर विल ट्राई टू आंसर देम। इफ यू वर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हाउ वुड यू डिफ्यूज द प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताएं कि जी अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हों तो आप इस प्रॉब्लम को डिफ्यूज कैसे करें। जी आप बताएं। जी आप जी ओके ठीक है। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हों तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जॉब जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है और जो आपकी जॉब डिज़ाइन है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली किस तरह आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करती है, आपके KPIs क्या हैं आपके, और इसके अंदर जो कम्युनिटी सर्विस है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपने पॉइंट्स देने, आपने रेट करना है, आप प्रायोरिटाइज, आप ये कह रहे हैं कि आप प्रायोरिटाइज कर देंगे नंबरों के हिसाब से कि ओके आपकी लेट्स से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनके इतने नंबर हैं, इनिशिएटिव है तो उसका इतने मार्क्स हैं, डिपेंडेंसी है तो उसके इतने मार्क्स हैं। कम्युनिटी सर्विस अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसकी उस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली मार्क्स जो हैं वो आप कहते हैं शायद आप कम कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी वैल्यूएशन बैलेंस हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। ओके ठीक है। तो होता ही ये है कि जब आप वैल्यूएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर सर्टेन जॉब्स, आप एक प्रोडक्शन की जॉब है उसमें कम्युनिटी सर्विस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप CSR का जॉब की अगर आप जॉब करें तो वहाँ पे सारी कम्युनिटी सर्विस है। इट डिपेंड्स, आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इट्स ऑल कम्युनिटी सर्विस। तो वो इट डिपेंड्स कि आप किस नेचर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने कम्युनिटी सर्विस रख दिया तो फिर ए इज़ दैट जब आपको पता है कि आपके क्या गोल्स हैं, कि आपने एग्री किया हुआ है, तो देन यू ऑल्सो नीड टू फोकस
ऑन दोज एलिमेंट्स एज वेल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो हम डिटेल में चले जाते हैं। अब हम सिनेरियो में है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं तो आप इस प्रॉब्लम को डिफ्यूज़ करने के लिए क्या करेंगे। तो आपका जो बेसिकली पॉइंट ये है कि व्हाट यू शुड डू इज़ दैट यू नीड टू सिट एंड टॉक विद द एम्प्लॉयज़ बिफोर बेसिकली द एम्प्लॉयज़ गो टू द CEO। आप उससे पहले उनसे आप मिलें, उनकी ग्रीवियंसेस को सुनें, उनको ट्राई टू एड्रेस देम, और फिर देखें कि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और किस तरह उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए इससे पहले कि एक यूनियन बन जाए और एक अजीब हंगामा खड़ा हो जाए, आप उसको पहले ही देर एंड देन डिफ्यूज़ कर दें। आप ग्रीवियंसेस को सुने, प्रॉब्लम्स को सुने, और फिर आप ये देखिए कि रैशनली उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर एज यू नो दैट ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जब आप बेसिकली गोल सेट होते हैं, जब आप, तो ये आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें तो नहीं आती, ये आप पहले डिस्कस करते हैं, चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आप डिस्कस और एक्सेप्ट कर चुके होते हैं तो देन यू हैव टू कंप्लाई दैट। तो आपने, अगर एम्प्लॉयज़ ने एक्सेप्ट किया हुआ है कम्युनिटी सर्विस के ऊपर, दे बेसिकली साइंड ऑफ देयर KPIs, तो फिर दे हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ और ये बेसिकली इट्स नॉट अफेक्टिंग देयर जॉब, सो देन यू हैव टू बी आल्सो कंसिडरेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि उस जो चीज़ जहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है टूवर्ड्स द अचीविंग द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ओपनिंग अप अ न्यू पंडोरा बॉक्स। तो ये आपने देखना है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू एग्री विद द चीफ एग्जीक्यूटिव्स व्यू दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी डिसकंटिन्यूड। अब यहाँ पे आई थिंक ये आप बताएं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बंद कर देना चाहिए? हाँ, स्मार्ट। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल बंद हो जाएगा तो फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल कभी होगा ही नहीं भाई। वहाँ पे तो वो यूनियन कह रही है ना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एनुअल इंक्रीमेंट तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो एनुअल इंक्रीमेंट तो फिर सब लोगों का हो जाएगा, फिर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? वो एक बेसिकली एक स्पार्क फॉर परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड आंसर है और वैलिड क्वेश्चन है। सो बेसिकली यस, परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली अगर आप एनुअल इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक कर देंगे तो वो चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड रहेंगी। तो नोबडी विल वर्क, नोबडी विल बी मोटिवेटेड फॉर वर्क। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैशन होता है काम करने के लिए। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को ख़त्म करने के नुकसान बहुत हैं, फ़ायदा कोई भी नहीं। तो बेसिकली आई थिंक that we should not agree with the chief executive view to basically discontinue the performance appraisal system. Then on what lines would you recommend modifications on performance appraisal system of the company? अब basically जो performance appraisal system में जो review है वो बड़ा important है, और इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि किस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन वाले हैं, उनकी क्या जॉब्स हैं, उनको किन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखना है और उनकी रेटिंग क्या करनी है। मार्केटिंग वाले हैं तो उनको क्या करना है, प्रोडक्शन है तो उनको क्या करना है, कस्टमर सर्विसेज है तो उनको क्या करना है, इन्वेंट्री और स्टॉक वाले हैं उन्होंने क्या देखना है। तो हर जॉब के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जो उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उनके मुताबिक जो आपने एलिमेंट्स रखे हैं उनकी रेटिंग आप उस तरह करेंगे। सो आप ये नहीं करेंगे कि आप बेसिकली जो प्रोडक्शन वाला है उसको आप रेट कर रहे हैं मार्केटिंग के साथ, मार्केटिंग वाले जो परफॉर्मेंस है वो आप रेट कर रहे हैं फाइनेंस के साथ। सो एवरीबडी हैज़ टू बी रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन एनवायरनमेंट, इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडिफिकेशंस जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में या परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स में होनी चाहिए। सो बेसिकली हियर वी बेसिकली लुक एट द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। और आज हमने बेसिकली ये देखा है कि परफॉर्मेंस, हमने केस स्टडीज़ डिस्कस की हैं, हमने बेसिकली देखा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या होती हैं इंटरनेशनली। उसके बाद हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल केस स्टडी डिस्कस की है और मोस्ट प्रोबेबली सो स्टूडेंट्स वी विल नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट केस स्टडी।
और नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास बेसिकली है इंटरनल अप्रेजल एंड गोल सेटिंग एट फेडेक्स, और ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर है. So I will go through with you. Or appraisal ratings for multiple scores can provide a rich source of feedback to employees. However, translating this feedback into concrete objectives that will guide and improve performance in the next appraisal period may be difficult. To improve its internal operations, FedEx is shifting to a future-oriented approach and a 360-degree goal setting system. तो 360 डिग्री गोल सेटिंग सिस्टम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया. ये बेसिकली आपने जब HRM पढ़ा होगा उसके अंदर भी बड़ा डिटेल में 360 डिग्री जो अप्रेजल सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया गया है, और मैं थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू भी दे दूंगा. हाउ डज दिस सिस्टम वर्क? डिपार्टमेंट एट FedEx assess how well other departments are providing needed inputs to their internal customers. Based on the rating it receives, each department summarizes the goals of its internal customers and then provide those customers with a service guarantee. For example, FedEx HR department has provided the following guarantees to its internal customers. तो ये बेसिकली 360 डिग्री अप्रेजल है, और इसके अंदर FedEx के जो इंटरनल कस्टमर्स हैं उनको बेसिकली उनके फीडबैक को असेस किया गया, और फिर उसको उनको जो गारंटी दी गई वो बेसिकली आई रीड आउट. टाइमली रिस्पॉन्स, 24-hour turnaround for feedback on important requests, 2-hour response time to emergency call, critical feedback on equal employment opportunity and employee grievance, semi-annual training sessions on topical subjects, updates on employee relation issues, meeting with managers to review recruitments, plans, goals and results, bi-monthly meetings with employees. These goals set a clear foundation for future customer assessment of how well HR employees are performing. तो ये एक केस स्टडी है जिसके अंदर बेसिकली इंटरनल अप्रेजल है ऑफ एंड गोल सेटिंग है एट FedEx, और इसमें इन्होंने 360 डिग्री जो एवेल्युएशन प्रोसेस है उसको अप्रेजल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया. और 360 जो अप्रेजल प्रोसेस है वो एज यू नो दैट इट इज़ बेसिकली 360 डिग्री. इट्स ऑल basically from your boss, from your junior, from your subordinate, from your colleagues. So ये हर एक का जो आपके बारे में जो आपसे related लोग हैं, either senior to you or junior to you or basically your colleagues, they basically give their input according that what they believe about you and about your performance, और फिर उसको overall evaluate किया जाता है, उसको फिर ओवरऑल कंसिडर किया जाता है ऑन योर परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो इसके अंदर भी बेसिकली FedEx ने वही अडॉप्ट किया, और इसके अंदर फिर इन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं, जो इंटरनल कस्टमर्स हैं, उनको फिर ये कुछ चीज़ें गारंटी की जो फीडबैक उनके पास आया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. अब बेसिकली हम ये देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम विद 360 गोल सेटिंग इज that various internal customers may have unrealistic and conflicting performance expectations. Obvious. What actions could managers take to avoid this problem? अब देखें ये बड़ी important चीज़ ये है कि 360 डिग्री जब आप evaluation करते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सो और उनकी कन्फ्लिक्टिंग बेसिकली परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्वियस है. तो उसको फिर हाउ वुड यू हैंडल? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो बेसिकली मैनेजर्स जो हैं वो दे नीड टू बेसिकली फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो भी आपका फीडबैक आ रहा है वो उसके what does these feedback have any biases? They need to understand that the customers, whether they have some personal motive on, और फिर ओवरऑल भी ये देखते हैं कि वो बाकी कस्टमर्स से क्या फीडबैक आ रहा है. तो वो जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जब आप बेसिकली कुछ रैशनल चीज़ों को देखते हैं, तो यू बेसिकली फाइंड आउट
कि आपका जो बेसिकली फीडबैक आ रहा है उसमें कन्फ्लिक्टिंग फीडबैक में क्या है, पर्सनल बायसेस क्या हैं, और फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि जनरल बेसिकली जो चीज़ें आपके पास जो इनपुट आ रहा है उसको आप वैल्यूएट करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें जो अनरियलिस्टिक आ रही हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग आ रही हैं, तो देन यू नीड टू हैंडल देम, देन यू नीड टू बेसिकली अवॉइड दो अनरियलिस्टिक एंड जो जनरल जो कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं टू इनकॉर्पोरेट इनटू योर सिस्टम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ध्यान में रखना है। It is possible for a business to be overly concerned with satisfying customers. For example, giving away products for free might delight customers but would put the company out of business. How could a company use customer-driven goal setting to avoid this problem? अब देखें, ये बड़ी important चीज़ ये है कि दुनिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जो देयर इज नो फ्री लंच। आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको आप फ्री कोई चीज़ नहीं देते बेसिकली which basically put the company out of the business. So one thing which is very important that you need to understand is that business should focus on customer satisfaction. ये बड़ा important, it's very important because customer is the king. और कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर को आप वैल्यू देंगे, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन होगी, और बेसिकली आपने जो भी उसने स्पेंड किया वो इट शुड बी वर्थ। देखें, कस्टमर को अगर आपने वैल्यू प्रोपोजिशन दी है तभी वो आपके पास आपकी लॉयल्टी वो आपकी लॉयल्टी में आएगा या आपकी प्रोडक्ट की लॉयल्टी होगी। अगर कोई वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है तो कस्टमर विल स्विच ओवर। सो इसमें आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आपने जो जहन में रखना है वो ये है कि कस्टमर की बेसिकली जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको जहन में रखना है। वो प्रायोरिटीज़ जो है वो आपके पास आती हैं फीडबैक के थ्रू। तो अगर आपके पास 360 फीडबैक है तो आपने कस्टमर प्रायोरिटीज़ को नोट करना है, कस्टमर की डिमांड्स को, कस्टमर की टेस्ट को, कस्टमर की आइडियाज़ को, कस्टमर्स को आपने इंगेज रखना। तो वो एक तो आपके पास कस्टमर की एंगेजमेंट आ गई और आपके पास सेटिस्फाइंग कस्टमर को कंप्लेंट आती है, फौरी तौर पे आप उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। कस्टमर बेसिकली दुनिया भर में कस्टमर अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता तो चीज़ वो आप वापस कर लेते हैं, आप उसको बेसिकली पैसे रिफंड कर देते हैं। सो ये कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। और बहुत कम अनरियलिस्टिक या प्रॉब्लमेटिक कस्टमर्स होते हैं। यूजुअली 95% जो रेशो है कस्टमर्स की वो लॉयल होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो दे विल अप्रिशिएट। 5% प्लस माइनस होता है, वो बिजनेस के लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज वो ऐसे कस्टमर्स होते हैं अगर आप उनको कम्पनसेट कर भी दें और वो प्रॉब्लमेटिक भी हैं तो उससे आपके बिजनेस पे कोई सच इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री में नोबडी गिव्स। आप बेसिकली कस्टमर को प्रमोशंस होती हैं और डिफरेंट मार्केटिंग बेसिकली स्कीम्स होती हैं, बोनसेस होते हैं, वो कस्टमर्स को आप अपने देते हैं, और वो भी आप उन कस्टमर्स को देते हैं जो आपके बड़े लॉयल और एंगेज होते हैं, जो आपको कंटिन्यूसली आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। सो हाउ कुड अ कंपनी यूज कस्टमर ड्रिवन गोल सेटिंग टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम? सो कस्टमर ड्रिवन गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द needs and wants of the customer, desires of the customer, priorities of the customer, changing environment and the convenience of the customer, और उससे फिर आपने कस्टमर के लिए प्रायोरिटी सेट करनी है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं that how your human resource is strategically prepared to sync to basically integrate the overall business strategy into the HR priorities, और फिर जो आपके objectives हैं उनको उन्होंने कैसे अचीव करना है। तो it all depends on the strategic priorities of the organization and how they value their customers and how they value their human resource। और फिर जब strategic human resource पॉलिसीज स्ट्रेटजीज जो हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज जो हैं वो इन सिंक करती हैं विद योर बिजनेस गोल्स, तो अल्टीमेटली फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अचीव करते हैं। तो हियर बेसिकली वी एंड
our today's lecture, और इसमें आज हमने फोकस किया है परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर, और हमने देखा है कि कितना इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल इन मोटिवेशन, in basically retention of the employees and productivity of the organization. So till the next lecture, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा. इस नोट के साथ I will end today कि खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद.